हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है द एज ऑफ चौसर। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। द 14th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड लिटरेरी एक्टिविटी। मतलब 14th सेंचुरी में हर चीज़ जैसी इस एज में थी वैसे ही पहले बहुत पुराने में भी थी। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस ज़्यादा था। पॉलिटिकली इट वॉज ए पीरियड ऑफ 100-year wars which released and strengthened the feelings of national consciousness and patriotism in England. People began to realize that they were Englishmen and the idea of holy empire evaporated from their thoughts. From the point of view, it is called the age of Chaucer. The golden age of English poetry, the age produced 5 writers of note, one of whom, Geoffrey Chaucer, is one of the greatest of English writers. तो यहाँ तक का ये मीनिंग है कि पॉलिटिकली जब 100-year वॉर हुआ, उसके ख़त्म होने के बाद लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म आया। एक देश, हम एक लोग हैं, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें उनके अंदर बिल्ड हुई। और जो होली थॉट था, मतलब जो चर्च उनको सिखाता था, जो बताता था, वो उनके माइंड से धीरे धीरे एवोपरेट होने लग गया। तो जॉफरी चौसर के नाम पे ही ये एज है, क्योंकि उन्होंने ही इस एज में सबसे अच्छी पोइट्री लिखी थी, इसलिए इस एज का नाम हमने जॉफरी चौसर के नाम पर दिया है। चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बट दैट डजेंट मीन दैट देयर वॉज नो पोइट्री और पोइट इन इंग्लैंड बिफोर हिम। लेकिन उनको फादर ऑफ पोइट्री क्यों बोला जाता है ये हम आगे बताएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनसे पहले कोई पोएट या कोई पोइट्री नहीं होती थी। बट बिफोर चौसर देयर वॉज नो नेशनल लैंग्वेज, मतलब कोई एक लैंग्वेज नहीं थी। There were merely a number of regional languages. Chaucer used one of their languages. तो चौसर भी उन्हीं लैंग्वेजेस में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंग्लिश को चूज़ किया। उन्होंने इंग्लिश में चेंजेस लाकर एक लैंग्वेज के अंदर उन्होंने अपनी सारी पोइट्री लिखी, जबकि लोग पहले दूसरी जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस होती थी उसमें लिखते थे। The East Midland and by the force of his genius raised to the level of the national language of England, और उनकी वजह से इंग्लैंड को नेशनल लैंग्वेज मिली इंग्लिश। He was therefore both the father of English poetry as the father of the English language. तो अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो ये वाला एरा भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी उनको फादर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले पोइट्री लिखी थी। Chaucer is the first national poet of England. Very important. There was other poet also as John Gower, William Langland, but their poetry is little read and enjoyed today, while Chaucer continued to be fresh and enjoyable as and when he lived and wrote. तो आज भी और पहले भी जब वो इंग्लिश में लिखते थे, तो अब तो समझना थोड़ा मुश्किल है उनकी, लेकिन आज भी उनकी पोइट्री को चेंज करके जो, क्योंकि इंग्लिश की भाषा तब से लेके अब तक बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, लेकिन उनकी पोइट्री को आज भी एंजॉय किया जाता है। तो अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये 1343 से लेकर अराउंड 1450 के बीच वाली जो एज थी उसको एज ऑफ चौसर बोला जाता था। इसने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत चेंज लाया था। इट हरलैंडेड अ न्यू एरा ऑफ लर्निंग, मतलब कुछ नया चेंज करने वाली ये एज थी। चौसर ऑल्सो विटनेस मैनी सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चैलेंजेस। तो ऐसा नहीं था कि उनको इंग्लिश लिखने में आसानी थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया था, बहुत मुश्किलें फेस की थी। जैसा कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर द पैपल और चर्च इंटरफेरेंस। तो पैपल मीन्स रिलेटेड टू पोप, तो जो पोप बोलते थे, जो चर्च बोलते थे, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता था। वो नहीं चाहते थे कि लोग किसी एक चीज़ को फॉलो करें। विच हैड प्रीवियसली बीन द citadel of moral authority, social prestige, but now suffered from corruption, turpitudes and superstitions. तो पहले क्या होता था, सिटाडेल का मतलब है प्रोटेक्टिंग, मतलब वो लोग इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब क्या करते थे, चर्च अब हो चुके थे करप्ट। टर्पिट्यूड मीन्स करप्शन ही है, विकेडनेस, और बहुत सुपरस्टिशंस फैलाते थे। तो ये पहले तो चौसर को इस चीज़ का फेस करना पड़ा। सेकेंड, दे वर स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक पैशन ड्यू टू द 100 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो उसका जो था वो उनको फेस करना पड़ा। देयर वाज आल्सो द चार्ज एटमॉस्फेयर ड्यू टू द पीजेंट अनहेवल्स इन इंग्लैंड। तो जो पीसेंट रिवॉल्ट हुआ था उसकी वजह से बहुत सारा अप एंड डाउन था इंग्लैंड में। द मिडिल क्लास ऑल्सो एमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग सोशल सेंट्रम। सेंट्रम मीन्स स्ट्रेट्रम मीन्स होता है क्लास या रैंक। वो
मिडिल क्लास जो पहले नीचे थी वो भी एक स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप के रूप में ऊपर आई थी। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जो चौसर को फेस करने पड़े। ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंटेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ फ्यूडल सोशल सेटअप toward a free society where men and women could exercise their individual whims and fancies without fear of reprimand। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी लोगों ने अपने आप में चेंज लाना शुरू किया। कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके बिना किसी फियर के। देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द एज ऑफ मिडाइवल टू द एज ऑफ मॉडर्निज्म। Geoffrey Chaucer was the night star of the former and the morning sun of the latter. Another significant event of the age was the Black Death and plague that affected a third of the country's population. This affected various social dynamics like limiting labor and employable bodies. तो बहुत सारे उस टाइम पे 100 ईयर वॉर्स के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो इस एज को अफेक्ट करती हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इस एज के क्या मेन फीचर्स थे। पहला है लैंग्वेज। द एज सॉ द एमर्जेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। पहले तो लैटिन था, फ्रेंच था, ग्रीक था, या जो भी उनकी लोकल लैंग्वेजेस थी वो थी। दिस वॉज द सिंगल बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द एज एज इंग्लिश हैज़ प्रीवियसली बीन हेविली कर्ब्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन। तो पहले उन्हीं के साथ ही वो इंग्लिश की लैंग्वेज थी जिसमें फ्रेंच और लैटिन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते थे। द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकम द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज इंग्लिश। The language saw great achievement and expression in the masterpieces of Chaucer। तो ये लैंग्वेज के अंदर हमने जो चेंज देखा वो चौसर की राइटिंग में ही देखा था। फ्रेंच एंड लैटिन सॉ अ वेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द डे। चौसर यूज ऑफ लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द मैन एंड हिज प्लेस इज एम्बेलिश विथ ब्यूटी, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमर। तो उनकी जो पोइट्री होती थी वो इन चीज़ों से भरी होती थी। वो लोगों की ब्यूटी को, उनकी सिंप्लिसिटी को अपनी पोइट्री से मतलब बता देते थे। द कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ अकाउंट डिटेल ऑफ ब्लूमिंग गार्डन्स इन द स्प्रिंग टू यूनिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। तो बहुत सिंपल थीम्स होती थी उनकी पोइट्री में। द लैंग्वेज ग्लोरीफाइड थीम्स ऑफ ब्यूटी, वेटलिटी एंड द सेक्यूरल सेंटिमेंट। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिसिज्म। द एज इज नोन फॉर इट्स scathing criticism of the established order and religions। तो ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। चर्च कंट्रोल ओवर टेम्परल अफेयर ऑफ कॉमन मैन वॉज चैलेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्योंकि चर्च नहीं चाहता था कि कोई और इंसान ऐसा आए जिसको लोग पढ़ें, सुने, समझें। देयर इज अ रेन्यूड इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन्स अफेयर। देयर इज अ थीम ऑफ डिरीजन्स ऑफ रोमांस स्पेशली बाय चौसर। तो चौसर क्या करते थे, ऐसी चीज़ों को लिखते थे। डिरीशन का मतलब होता है मॉकरी या इंसल्ट। द ड्रामा टेक्स द प्रोमिनेंट स्टेज। द डोमिनेंस ऑफ हिस्टोरिकल फेबल्स एंड रोमांस ऑफ मिडाइवल एज वॉज एंश्यूर्ड फॉर मोर ह्यूमनिस्टिक themes. It was a period of great social and intellectual movement as well as the poverty, unrest and revolt. It had the plague called the Black Death as well as the growth of the scientific tempers and inquiry. It had great criticism of the church as well as the celebration of the commoners. It is often regarded as the precursor to the Renaissance movement ऑफ द एलिजाबेथन एज. तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी और ड्रामा उनको स्टेज तक पहुंचाया, लोगों को चर्च से समझाया. चर्च वाले चाहते थे कि लोग उनकी बात सुने, तो वो उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको बोलते थे कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए. उसके बाद आता है प्रोज. अब वो क्या लिखते थे पोइट्री के अलावा और वहाँ पे क्या हुआ था. तो यही वाला टाइम था जब इंग्लिश प्रोज में थोड़ा बिगनिंग देखी गई थी. Due to the ripening of the language, the prose could now be experimented with. The biblical translations of Johnny Wycliffe is an example of it. तो वो लोग क्या करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, मतलब जो और लैंग्वेज में लिखा होता था. The prose writing in both original and individual. There are experimental work like that of Thomas Mallory, and also desire to shed the grip of Latin as seen in the demand for an English Bible. तो लैटिन की जो ग्रिप थी वो लोगों से छूटती जा रही थी, लोग नहीं पढ़ना चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे कि ऐसी चीज़ हो जो हम समझ सकें. तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश बाइबल की डिमांड तब शुरू हुई थी. द फॉर्मेशन ऑफ एलिगरी वॉज रिफाइंड इन दिस पीरियड. तो एलिगरी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी
a story, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning। तो इस में जो एलिगरी थी, इन चीज़ों को बहुत रिफाइंड किया गया था, बहुत लोगों को समझ में आने लगा था, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। There was a return of alliteration which had been replaced with rhymes in the Middle Ages. The prominent prose writer of Chaucer's age were Chaucer, John of Trevisa, and John Wycliffe. There is also great influence of Scottish work like Babar. Third point है हमारा poetry. The age of Chaucer saw the birth of English poetry. In Chaucer's age, poetry continued to flourish and assume an unparallelable position. The most noted poet of this age was Chaucer, John Gower and William Langley। तो 3 ही पोइट का नाम बार बार आ रहा है, जिसमें से चौसर की पोइट्री हम आज भी पढ़ते हैं। Spenser became the father of poetic diction as there was no poetic diction before this age। तो इससे पहले तो आप नई चीज़ लिखोगे तब लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इससे पहले डिक्शन नहीं था, कोई राइमिंग था, कोई मीटर नहीं था। The poetry saw the amalgamation of religion, humanism and सेक्युलर पैशन। एमैल्गमेशन मतलब कॉम्बिनेशन, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता था पोइट्री में। देयर वाज न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री लाइक नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पोइट्री दैट वर इन्हांस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसको उभरने का, निखरने का मौका मिला। चौसर हिमसेल्फ वॉज नोन फॉर हिज ट्रिचेंट means sharp or sarcastic observation. He was sociable and loved mingling with people from diverse बैकग्राउंड एज एविडेंस इन हिज वर्क। तो वो लोगों को बहुत ध्यान से देखते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे और फिर उनके बारे में पोइट्री लिखते थे। जैसा द कैंटरबरी टेल, ये उनकी सबसे ज़्यादा फेमस पोइट्री है। अगर हम इसकी वो भी बनाना चाहें ना ड्रामा, तो भी बन जाएगा, इतनी बड़ी पोइट्री है। इसमें अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं कि कुछ लोग मिलकर एक यात्रा में जाते हैं, पिलग्रिमेज में जाते हैं, उसकी स्टोरी है ये। इन इट ही हैज़ बीन एबल टू पेन मिनट्स प्रिकुलरिटीज एंड कॉम्प्लिसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपके माइंड में वो कैरेक्टर अपने आप ही बनता चला जाएगा। मतलब इतनी डिटेल में उन्होंने, इतना डिटेल में लोगों को ऑब्जर्व करके वो अपनी पोइट्री में डालते थे। तो थीम उनकी बहुत ही नॉर्मल सी होती थी। चौसर यूज 7 लाइन स्टेंजा नोन एज द चौसेरियन राइम मीटर। तो ये वाला जो स्टेंजा है, मतलब इस में लिखते थे वो, जिसको उनका ही नाम दी गया। जो अगर आज के पोएट उनको फॉलो करे तो हम उनको बोलेंगे कि उन्होंने चौसेरियन राइम मीटर में लिखा है। तो मतलब जैसे 4 लाइन का स्टेंजा होता है, कोई 5 का लिखता है, तो वो 7 लाइन का स्टेंजा लिखते थे। देयर इज अ लिबरल यूज ऑफ ह्यूमर, मतलब हंसी मजाक। There is an instance on human sentiment like the legend of good woman. Normally the Chaucerian poem are divided into 3 stages. पहला Italian है, दूसरा French and English. However, there was also some criticism for the inordinate length of some speeches and preachy discourse on ethics. तो लोगों का काम ही है किसी को क्रिटिसाइज करना, तो बिना क्रिटिसिज्म के तो कोई भी काम बनता ही नहीं है। लास्ट है इसका द एज ऑफ जर्मिनेशन, मतलब ये वो वाली एज थी जहाँ से हमारी जो इंग्लिश की हिस्ट्री, जो लिटरेसी, जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं, ये वो उसकी शुरुआत है। Even though there was no novel or drama in this age, Chaucer work did plant the seed for its development in the succeeding Elizabethan age. तो उसके बाद वाली जो भी एजेस आई थी उसमें यहाँ पे तो बीज वो डाल चुके थे। इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश को लोगों से इंट्रोड्यूस करवा चुके थे, उनको बता चुके थे कि हम इस लैंग्वेज में लिखकर लोगों को अपनी चीज़ें समझा सकते हैं, लोगों को लोगों के बारे में बता सकते हैं। If the Canterbury Tale has been in prose and divided into scenes and act, it would have been the language first drama. तो अगर हम, मैंने जैसे आपको बताया, तो इतनी लंबी पोइट्री थी कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो अच्छा खासा एक ड्रामा बन जाएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और चलिए मिलते हैं और दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।